Okay, so hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. So today our lecture is states of matter and phase changes, the chapter number 1 of your book. और उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस को, बट नॉट इन डिटेल, जस्ट एन इंट्रो फॉर यू. अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग अपने चैप्टर का नाम देख लेते हैं. एज यू नो, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस. अब मजे की बात है कि पहले हम अपने चैप्टर का नाम इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर के नाम से ही सारा जो है रिलेट करता है आपका चैप्टर, क्योंकि जो बात इस नाम में हो रही है वही पूरी किताब पूरी चैप्टर में होगी. तो सबसे पहले आज जो मैटर पे, मैटर क्या होता है बेसिकली हमारे पास. तो मैटर की मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखवा देती हूँ कि मैटर वो चीज होती है, एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस. यानी हर वो चीज, कोई भी चीज ऐसी हो जिसका कोई ना कोई मास हो. मास का मतलब हम वेट भी कह सकते हैं, ठीक है. जिसका कोई ना कोई वेट हो या वो जगह घेरती हो, वो क्या होगी? मैटर होगी हमारे पास, ठीक है. स्टेट्स ऑफ मैटर पे आ जाओ. मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? मैटर की टोटल हमारे पास हैं 4 स्टेट्स. और कौन कौन सी स्टेट्स हैं हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है. तो मैटर की जो हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा. बेसिकली 4 स्टेट्स हैं हमारे पास मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा. अब मैटर क्या था? मैटर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी चीज जिसका मास हो यानी इसका कोई ना कोई वजन हो और वो जगह घेरता हो, ठीक है. अब देखो फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, तो मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, ये सॉलिड है क्या? ये मैटर है. क्यों? क्योंकि इसका कोई ना कोई वेट है, ये एक जगह घेरता है, स्पेसिफिक जगह घेरता है, ठीक है. उसके लिए ये क्या है? मैटर है. इसी तरह से लिक्विड्स पे आज जो पानी है वो एक लिक्विड है, वो मैटर की स्टेट है हमारे पास. गैसेज है, जितनी भी हवा में जितनी भी गैसेज है हमें बेशक नजर नहीं आती, लेकिन इनका कोई ना कोई मास होता है, कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, कोई ना कोई जगह वो ऑक्यूपाई कर रही होती है. इसी तरह से प्लाज्मा है. अब देखा जाए टोटल 4 है, लेकिन जब वो प्राइमरी की बात करता है तो प्राइमरीली कितनी हमारे पास स्टेट्स है? 3. प्राइमरी कितनी स्टेट्स है हमारे पास? मैटर की 3 स्टेट्स हैं. और टोटल कितनी है हमारे पास? 4, ठीक है. टोटल कितनी स्टेट्स है हमारे पास? 4. और प्राइमरी कितनी है हमारे पास? 3 स्टेट्स हैं. अब आज ये तो हो गया हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर पे बात हो गई. अब आज हमारे पास फेज चेंजेस. फेज चेंज क्या होता है? बेसिकली हमारे पास मैटर का फेज चेंज करने की बात करें. अब ये क्या है? सॉलिड क्या है? मैटर. लिक्विड क्या है? मैटर. गैसेस क्या है? मैटर. अब इनका जो इनके आपस में जो फेज का चेंज होना है उसको हम बेसिकली फेज चेंज कहेंगे. फेज चेंज होता है क्या है मैं आपको बताती हूँ. फेज चेंज में एक चीज देखो, फेज चेंज के अंदर आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? मेरे पास है ये लिक्विड, ठीक है. ये क्या है मेरे पास? ये देखो, ये कंटेनर लिया मैंने और कंटेनर के अंदर क्या है मेरे पास? मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है. ये चीज थी मेरे पास लिक्विड की. अब लिक्विड को अगर मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज करूं और उसको मैं क्या रख दूं? फ्रीजर में रख दूं, किसी भी टेम्पलेट में डाल के. आइस क्यूब्स के लिए हम टेम्पलेट्स लेते हैं ना, आइस क्यूब्स बनाने के लिए टेम्पलेट्स लेते हैं, डिफरेंट शेप्स लेते हैं ताकि आइस बन सके. तो ये फॉर एग्जांपल एक क्यूब की शेप में हमने जो है ना ये क्या लिया है? टेम्पलेट लिया है कोई, ठीक है. अब इसमें हमने क्या किया है? हमने अपने जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे, यानी हमने जो अपना लिक्विड है, पानी है, वो इस टेम्पलेट में डाल दिया. थोड़ी देर बाद, तकरीबन कोई 1 आवर बाद, आफ्टर 1 आवर हमारे पास क्या होगा कि ये जो लिक्विड जो इस टेम्पलेट में हमने डाला था, अब जब हम टेम्पलेट से निकालेंगे तो ये लिक्विड प्रॉपर हमारे पास आइस क्यूब्स की फॉर्म में बन चुका होगा. तो बेसिकली ये क्या था? लिक्विड था. हमने इसको टेम्पलेट में डाल के फ्रीजर में रख दिया फ्रीज होने के लिए. जब हमने टेम्पलेट से निकाला तो अब इस लिक्विड ने किसकी शेप इख्तियार कर ली है? सॉलिड्स की, क्योंकि आइस क्यूब सॉलिड्स होती है ना हमारे पास. तो ये बेसिकली क्या हो गया मेरे पास? फेज चेंज हो गया. लिक्विड का फेज था, मैंने जब उसको फ्रीज किया लिक्विड को तो वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो गया. इसको कहते हैं फेज चेंज. इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? ये एक कंटेनर है, ठीक है. और इस कंटेनर में मेरे पास क्या है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. ये लिक्विड है मेरे पास इस कंटेनर के अंदर, ठीक है. ये मेरे पास क्या है? एक लिक्विड है, ठीक है. अब इस लिक्विड को अगर मैं इस कंटेनर के अंदर क्या करूं? इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दूं. ये देखो, ये मेरे पास कंटेनर है जिसमें मेरे पास क्या है? लिक्विड है. अब मैंने क्या करना है? इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देनी है, ठीक है. ये मैंने क्या किया? फ्लेम ऑन कर दी. अब थोड़ी देर बाद, आफ्टर
15 मिनट्स या आफ्टर 20 मिनट्स आप देखोगे कि जो हमारे पास लिक्विड था वो क्या होना शुरू हो गया, वो बॉईल होना शुरू हो गया। ठीक है, और जब ये लिक्विड बॉईल हो रहा होगा तो इसके ऊपर से भाप निकल रही होगी इस तरह से। ठीक है, और जब आप इस भाप के ऊपर, आपने देखा होगा अक्सर कभी आप पानी गर्म कर रहे हो तो उसमें से भाप निकलती है, और भाप, जब आप भाप के ऊपर ऐसे अपना हाथ रखते हो तो आपका हाथ नम हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है। वो क्यों होता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास वेपर की फॉर्म में उड़ जाते हैं, ऊपर गैस में, हवा में उड़ जाते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे पास लिक्विड से ये चीज किसमें कन्वर्ट होगी, गैस के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल थे, बॉईल किया काफी देर, जब वो बॉईल हो रहा है तो बॉईल होते होते वो क्या हुआ, उसमें से भाप निकलना शुरू होगी, स्टीम निकलना शुरू होगी। और वो स्टीम नहीं थी, बेसिकली वो लिक्विड के ही मॉलिक्यूल थे जो हवा में गैस का हिस्सा बन रहे हैं। तभी आपके हाथ नम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो वो लिक्विड के ही होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि पहले वो लिक्विड फॉर्म में थे, अब वो गैस की फॉर्म में बन के हवा में उड़े हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, फेज चेंज हो गया। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये फेज चेंज का प्रोसेस होता है, इस तरह से लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना या लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, ये क्या है, फेज चेंज। अब इसको रिवर्स कर दो। फॉर एग्जाम्पल ये आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स को आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो रूम टेम्परेचर पे, तो वो खुद ब खुद मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएंगी, ये भी एक फेज चेंज है। ठीक है, तो ये सारे के हमारे पास फेज चेंजेस है। आज जो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने क्या देखना है, हमने सबसे पहले एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल में डिफरेंस देखना है। यानी बेसिकली सिंपल बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो फिजिकली कोई भी एटम या मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल फीचर्स को या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना हो, तो वो किस में हम पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है, जहां पे भी लफ्ज ऑर्गेनिक का इस्तेमाल होगा, आप लोगों ने आराम से आंख बंद करके कह देना है कि ये क्या है, कार्बन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। यानी वो चीज जो कि कार्बन से बनी हो, कार्बन से मिलके, या कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनी हो, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनी हो, या कार्बन से बनी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बन डेरिवेटिव। कार्बन से मिलके जो चीज बनी है वो क्या होगी, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अब कार्बन है, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लिया है, तो ये क्या बन गया, इसका डेरिवेटिव बन गया। डेरिवेटिव का मतलब कोई भी चीज जो कार्बन से मिलके बनी हो, कार्बन से फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन मिला दें तो ये भी क्या है, कार्बन का डेरिवेटिव है, क्योंकि कार्बन से मिलके बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हम किन सब्सटेंसेस को स्टडी करेंगे, कार्बन से जितने भी सब्सटेंस बने होंगे मिलके, उन सबको हम किस में स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर। ठीक है, अब आज इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो सिर्फ इन का लफ्ज लगा हुआ है, बाकी सेम ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में हमने क्या करना है, हमने हर सब्सटेंस को स्टडी करना है एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन प्रोडक्ट्स, एक्सेप्ट कार्बन। यानी कार्बन से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट हमने, कोई भी सब्सटेंस हमने नहीं पढ़ना, उसके अलावा जितने सब्सटेंस होंगे सबको पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन वालों को, ओनली कार्बन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कार्बन से जो जो कार्बन के कंपाउंड्स है, ओनली उनको पढ़ना है। और इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़ के उसके अलावा जितने एग्जिस्ट करें कंपाउंड्स, उन सबको पढ़ना है। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का हो गया। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली जो हम ह्यूमन, हमारा इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़े हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जो है कि कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सबको हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर पढ़ना है। फिर आज हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमने दो चीजों को मेन फोकस में रखना है हमारे पास। जब भी हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं ना, तो हम देखते हैं उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी को देखते हैं हम। ठीक है, तो क्वांटिटी और क्वालिटी का हमने मेजर डिफरेंस करना है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वालिटी की बेस पे या क्वांटिटी की बेस पे जब हम किसी सब्सटेंस को एनालाइज करते हैं, किसी भी कंपाउंड को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। देन आज न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सारा आपका द स्टडी ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स, एटम्स, मिसाइल्स वगैरह, ये सारा किससे रिलेट होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से। तो जो भी वो स्टडी होगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। पॉलीमर क्या होते हैं, जब बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलके, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में इकट्ठा चेन की फॉर्म में, देखो वन मॉलिक्यूल, इट्स सेकंड मॉलिक्यूल, इट्स थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल एंड फिफ्थ मॉलिक्यूल। जब ये बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल्स मिलके चेन की फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। जो बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल्स। तो जब मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर चेन की फॉर्म में इकट्ठे होके या सीरीज की फॉर्म में
कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो उसको पॉलीमर कहते हैं, और उससे रिलेटेड जितने केमिकल रिएक्शंस होंगे वो हम पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आ जाओ जियो केमिस्ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? जियो सिंपली मीन्स अर्थ। आपने सुना होगा जियो न्यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो न्यूज? द न्यूज रिलेटेड टू अर्थ, अर्थ से रिलेटेड जितनी भी न्यूज हो। तो इसी तरह से जियो केमिस्ट्री क्या होता है कि अर्थ के क्रस्ट में या अर्थ पे जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सबको हमने किस में पढ़ना है? जियो केमिस्ट्री के अंदर। अर्थ की भी लेयर्स होती है, तो अर्थ की क्रस्ट में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं और सो ऑन, वो सारा हम जियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बायो केमिस्ट्री पे आ जाओ, एंड द लास्ट वन इज बायो केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ। तो लाइफ से रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे वो हमने किसमें पढ़ने हैं? बायो केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं तो सबने सुना ही होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर प्रोसेस कौन सा हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों होता है? ताकि वो अपने लिए एनर्जी बना सके, एनर्जी कंज्यूम कर सके, ठीक है, अपना खाना पीना कर सके। सो दिस इज द थिंग कि बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब देखो जितने भी मैंने आपको बताई है सारी की सारी उनके नाम के अंदर ही, उन ब्रांचेस की नाम के अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई है। ना फिजिकल में फिजिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में कार्बन को, इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा सबको, एनवायरमेंट में एनवायरमेंट से रिलेटेड जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, एनालिटिकल में क्वांटिटी क्वालिटी, न्यूक्लियर में एटॉमिक बॉम्ब्स, मिसाइल वगैरह, क्योंकि देज आर रिलेटेड टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री। पॉलीमर्स बता दिए क्या होते हैं, जियो एंड बायो, ठीक है, इन सबको अच्छे से याद करना है। एंड इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, नॉट योर होल एक्सप्लेनेशन। अगली जो पूरी एक्सप्लेनेशन होगी वो नेक्स्ट टॉपिक में होगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।